इस कहानी में हमारा मेन कैरेक्टर क्वीन एक ब्रूटल मिलिट्री एकेडमी में बस एक लेवल 1 का स्टूडेंट है। ना उसके पास कोई सुपर पावर है, ना कोई स्पेशल स्टेटस, और ऊपर से उसे लगभग हर कोई बुली करता है। इस एकेडमी में सिर्फ एक रूल चलता है, जिसकी ताकत उसी की हुकूमत। क्वीन की जिंदगी तब से मुश्किल रही जब उसने अपने पेरेंट्स को जंग में खो दिया। वो गवर्नमेंट के लिए लड़ते हुए मारे गए थे और जाते जाते अपने बेटे को एक अजीब सीलट किताब थमा गए, उनकी आखिरी निशानी। क्वीन ने लाख कोशिश की, लेकिन वो किताब कभी खुली ही नहीं, जब तक कि एक दिन अचानक उसकी नाक से गिरा एक खून का कतरा उस किताब पर नहीं गिर पड़ा, और वहीं से सब कुछ बदल गया। किताब अचानक एक्टिवेट हो गई और उसके शरीर में समा गई, एक सीक्रेट पावर अनलॉक करते हुए, द वैम्पायर सिस्टम। इस दुनिया में जहां लोग सिर्फ एक ही स्किल के साथ पैदा होते हैं, क्विन को वो ताकत मिलती है जिससे वो कई स्किल्स अनलॉक कर सकता है और लगातार लेवल अप करता चला जाता है। ये है उस लड़के की कहानी जो कभी सबसे कमजोर था, लेकिन अब बनने वाला है कुछ ऐसा जिससे पूरा सिस्टम डरने लगेगा। कहानी की शुरुआत होती है कुछ स्टूडेंट्स के साथ जो सड़क पर चलते हुए एग्जाम की बातें कर रहे होते हैं, जबकि वो असल में अपनी सुपरनैचुरल पावर्स को बढ़ाने में लगे हैं। तभी एक लड़की पलटकर जवाब देती है कि बेसिक पढ़ाई भी जरूरी है, क्योंकि हर किसी की किस्मत में पावर्स नहीं लिखी होती। वो आगे कहती है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स तो पावर बुक भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जब तक कि मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करने के बाद गवर्नमेंट उन्हें एक फ्री में न दे। ये सुनकर एक लड़का आंखें घुमाकर कहता है कि वो फ्री वाली बुक्स तो पूरी तरह से बेकार होती हैं, ढंग की कोई भी स्किल नहीं होती उनमें। तभी एक और लड़का बात में कूद पड़ता है और कहता है कि असली किस्मत वाले तो वो हैं जो पावर्स के साथ पैदा हुए हैं, उन्हीं की वजह से बाकी लोग भी पावर्स यूज कर पा रहे हैं। लेकिन पहला लड़का उसकी बात काटते हुए बोलता है कि वो लोग कोई एहसान नहीं कर रहे थे। जब डार्क रेस हमला करने आए तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर तब वो आगे नहीं आते तो सबका खेल खत्म था। जैसे ही तीनों स्टूडेंट्स एक फुटपाथ पर खड़ी लड़की के पास से गुजरते हैं, वो पावर्स की बातें करते रहते हैं, जबकि वो लड़की चुपचाप किसी का इंतजार कर रही होती है। तभी उसकी नजर रेली पर पड़ती है, जो उसी स्कूल का एक स्टूडेंट है। भीड़ भी उसे नोटिस करती है और फुसफुसाकर कहती है कि वो सिर्फ हैंडसम ही नहीं, बल्कि अकेला ऐसा लड़का है जो लेवल 4 तक पहुंचा है। एकदम मेजर फ्लैक्स। रेली जब पास से गुजरता है तो वो लड़की उसे रोकती है और कैजुअली पूछती है, डिनर के लिए फ्री हो? रेली हाँ में जवाब देता है, लेकिन उससे पहले कि कुछ और हो, एक लड़का सड़क पर दौड़ता हुआ आता है, जैसे अपनी ही एनिमी स्टोरी का क्लाइमैक्स मिस कर रहा हो। दो लड़के उसका पीछा करते हुए चिल्ला रहे होते हैं कि रुक जा। वो लड़का पलटकर उन्हें मिडल फिंगर दिखाता है और भागता रहता है, लेकिन तभी सामने से रेली आता है। बहुत देर हो चुकी होती है। वो लड़का पूरे जोर से रेली से टकराता है और जमीन पर गिर पड़ता है, जैसे कोई उड़ता आलू दीवार से जा भिड़े। जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है, वो लड़की दौड़कर आती है और पूछती है, तुम ठीक हो? लेकिन वो कुछ कह पाता, इससे पहले ही पीछा करने वाले दोनों लड़के पहुंचते हैं और उसकी जमकर पिटाई शुरू कर देते हैं। लड़की डर जाती है और रेली देखता है कि वो बहुत असहज महसूस कर रही है। बिना कुछ कहे रेली आगे बढ़ता है और अपने मैजिक पावर से उस लड़के को कुछ मीटर दूर फेंक देता है, एकदम स्टाइल में। वो लड़का जमीन पर गिरता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन पीछा करने वाले हंसते हैं और उसे ताना मारते हैं कि अपनी औकात में रहो। फिर वो ऐसे चलते हैं जैसे अभी किसी साइड क्वेस्ट को पूरा करके लौटे हों। रेली और लड़की के पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर वो लड़का धीरे धीरे उठता है और सोचता है, ये रोज होता है, वही बुलिंग, बस दिन नया है। भीड़ उसे एक सेकंड के लिए देखती है, फिर फुसफुसाहटें शुरू हो जाती है। कोई उसे बेवकूफ कहता है, कोई हंसता है और इशारा करके कहता है, ये वही अनलकी बंदा है। क्वीन कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप चलता रहता है, पैर घसीटते हुए जैसे कोई थका हुआ एनपीसी हो। उसके दिमाग में बस यही बात चल रही होती है, इस दुनिया में अगर तुम्हारे पास पावर्स नहीं है तो जैसे तुमने कोई जुर्म कर दिया हो। वो सीधे घर की ओर बढ़ता है, आंखों में कोई चमक नहीं, दिमाग थक कर सुन्न हो चुका है। चलते हुए उसका ध्यान उस एक चीज पर जाता है जो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए छोड़ी थी, एक पावर बुक। 6 साल पहले जब वो अकेला घर पर था, दो अजनबी उसके दरवाजे पर आए थे। क्विन ने दरवाजा खोला, सोचा कोई डिलीवरी होगी या कोई स्कैम कॉल वाले होंगे, लेकिन उन लोगों ने उसे वो पावर बुक पकड़ा दी और एक ऐसा सच बताया जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। उसके मम्मी पापा डार्क वॉर में लड़ते हुए मारे गए थे। अब अपने कमरे में खड़ा वो उस बुक को ऐसे घूर रहा होता है जैसे वो बुक उसे गाली दे रही हो। यही एक चीज बची है उसके पास और वो इसे खोल भी नहीं पा रहा। एक बार फिर वो कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो गहरी सांस छोड़ता है और सोचता है कि शायद उसे वही गवर्नमेंट वाला स्टार्ट पैक लेना पड़ेगा जो अकेडमी देती है। तभी उसकी नाक से खून टपकने लगता है, जैसे कोई लीकी नल। वो झल्लाकर खून पोंछता है, लेकिन कुछ खून बुक पर गिर जाता है। जैसे ही वो उसे साफ करने की कोशिश करता है, कुछ अजीब होने लगता है। पावर बुक का कलर बदलने लगता है, जैसे कोई ग्लिच हो गया हो, और फिर उसमें से लाल रंग की एक जबरदस्त एनर्जी चमकने लगती है।
क्विन वही जम जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंजती है, ये क्या हो रहा है। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाए, वो लाल एनर्जी सीधा उसकी आंखों के जरिए उसके दिमाग में घुस जाती है, जैसे कोई यूएसबी सीधे ब्रेन में प्लग कर दी हो। वो हिल भी नहीं पाता, पूरी तरह स्टन्ड। कुछ ही सेकंड्स में पूरी लाल रोशनी उसके अंदर समा जाती है और उसका सिर ऐसा भारी हो जाता है जैसे कोई पत्थर रख दिया हो। फिर एक छोटी सी नोटिफिकेशन स्क्रीन सामने आती है, न्यू एबिलिटी अनलॉक्ड, खून चूसना। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी लाइन पढ़ पाए, उसका सिर घूमने लगता है जैसे पुराना फैन बिगड़ गया हो, और अगले ही पल वो धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है, जैसे किसी ने ब्रेड वाला सैंडविच उल्टा गिरा दिया हो। सीन एक फ्लैशबैक में जाता है, जहां छोटा क्विन कुछ बच्चों को मस्ती में खेलते हुए देखता है। वो धीरे धीरे उनके पास जाता है और पूछता है, क्या मैं भी खेल सकता हूँ? लेकिन जवाब में दोस्ती नहीं मिलती, बल्कि सारे बच्चे भाग जाते हैं, भागते हुए चिल्लाते हैं, अनाथों को कोई तमीज नहीं होती, हम उसके साथ नहीं खेलेंगे। एकदम करारा झटका। उसी पल पीछे से वो दो सोल्जर प्रकट होते हैं जिन्होंने उसके पेरेंट्स के मरने की खबर दी थी। दोनों एक एक आईना उठाए खड़े होते हैं और कहते हैं कि उसके मम्मी पापा जंग में मारे गए थे। लेकिन जब क्विन आईने में देखता है तो उसे खुद की शक्ल नहीं दिखती, एक मॉन्स्टर उसे घूर रहा होता है। तभी उसकी आंखें खुलती हैं। ये बस एक सपना था। लेकिन उससे पहले कि वो सांस लेकर रिलैक्स कर पाए, कोई उसके दरवाजे पर जोर जोर से धमकाने लगता है। बाहर से एक आवाज आती है, 3 तक गिनती चल रही है, अगर दरवाजा नहीं खोला तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। गिनती शुरू होते ही क्विन भागकर दरवाजा खोलता है और बाहर सार्जेंट ग्रिफ खड़ा होता है। ग्रिफ गुस्से में पूछता है, इतनी देर क्यों लगाई? क्विन जल्दी से माफी मांगता है और कहता है कि वो सो गया था और दरवाजा पीटने की आवाज नहीं सुनी। सर्जेंट उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, बाहर जो गाड़ी खड़ी है उसमें 2 मिनट में नहीं बैठे तो हम तुझे छोड़ देंगे। क्विन घबरा जाता है। उसे याद आता है कि वो एबिलिटी बुक देखते हुए सो गया था। वो तुरंत अंदर भागता है और उसकी नजर जमीन पर टूटे हुए चश्मे पर पड़ती है। जैसे ही वो उन्हें उठाता है, उसे महसूस होता है अब उसे चश्मे की जरूरत नहीं, वो बिना चश्मे के भी सब कुछ साफ देख पा रहा है। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाए, ग्रिफ फिर से चिल्लाता है, जल्दी कर। क्विन जल्दी से अपना बैग पैक करता है और बाहर दौड़ पड़ता है। फिर भी माफी मांगते हुए वो बस में चढ़ता है और सबसे आगे की सीट पर रेली को बैठा देखता है। उसके बगल वाली सीट खाली होती है तो क्विन विनम्रता से पूछता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? रेली बिना देखे ही कह देता है, ये सीट पहले से रिजर्व है। क्विन बहस नहीं करता। वो जानता है कि इस तरह की नर्ड फेस्ट दुनिया में कौन कहाँ फिट होता है। वो बस के अंदर चारों तरफ देखता है और पाता है कि हर सीट पहले से भरी हुई है। वो कुछ सेकंड्स वहीं खड़ा रहता है, समझ नहीं आता क्या करे। तभी पीछे की आखिरी लाइन से एक हाथ हिलता है। कोई उसे इशारा करता है कि उसके पास आकर बैठ जाए। क्विन उस सीट की तरफ बढ़ता है और मन ही मन उस लड़के की दोस्ताना हरकत के लिए थैंकफुल होता है। बैठते ही वो लड़का खुद को वुडन कहकर इंट्रोड्यूस करता है। क्विन हल्की मुस्कान देता है और कहता है, क्विंटैलिन। तभी अचानक उसके पास एक छोटा उड़ता हुआ जीप प्रकट होता है और साथ में एक स्टेटस पैनल भी दिखाई देता है। क्विन हैरानी से उसे देखता है, समझने की कोशिश करता है कि ये क्या हो रहा है। थोड़ा अजीब मोड़ तब आता है जब वो वोडन से पूछता है, क्या तुम्हें ये उड़ती चीज दिखाई दे रही है? वोडन कंफ्यूज हो जाता है, माहौल और ऑकवर्ड हो जाता है। तभी वोडन चुप्पी तोड़ते हुए पूछता है, तुम्हारी एबिलिटी क्या है? क्विन सीधा जवाब देता है, मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है। वोडन चौंक कर कहता है, पहली बार सुना किसी के पास कोई पावर नहीं है। क्विन सिर हिलाते हुए कहता है, हम जैसे लोग बहुत कम होते हैं, खासकर हमारी उम्र में, जब ज्यादातर लोगों को एबिलिटीज मिल चुकी होती हैं। तभी बस के फ्रंट से सार्जेंट ग्रिफ चिल्लाता है, चुप हो जाओ। पीछे से आवाज आ रही है। क्वीन और वोडन तुरंत चुप हो जाते हैं। क्वीन फिर से अपना ध्यान उस फ्लोटिंग क्रीचर और स्टेटस पैनल पर लगाता है। उसे याद आता है कि कल रात उस एबिलिटी बुक से जो रेड एनर्जी निकली थी वो सीधा उसके दिमाग में घुस गई थी। अब वो सोच रहा होता है कि कहीं वो बुक उसी के साथ मर्ज तो नहीं हो गई। वो स्टेटस पैनल को घूरते रहता है, उम्मीद करता है कि कोई हिंट मिल जाए, लेकिन पैनल कोई खास जानकारी नहीं देता। तभी बस एक टनल से बाहर निकलती है और तेज धूप अंदर आ जाती है। जैसे ही रोशनी क्वीन के शरीर पर पड़ती है, उसे अचानक कमजोरी महसूस होती है। वो सीट को पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश करता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और तभी स्टेटस पैनल पर एक वार्निंग फ्लैश होती है। वार्निंग, डायरेक्ट सनलाइट डिटेक्टेड, क्वीन स्टैट्स ड्रॉप्ड बाय 50%। क्वीन ने जैसे ही देखा कि धूप सीधे उस पर पड़ रही है, वो एकदम शॉक में जम गया। उसे समझ आ गया कि सूरज की रोशनी उसके लिए जानलेवा है। बिना देर किए उसने बस की पर्दे खींचे और खिड़की से आती रोशनी को रोकने की कोशिश की। उसके मन में ख्याल आया, क्या अब यही उसकी नई जिंदगी है? सूरज की किरणों से ऐसे बचते फिरना जैसे किसी जासूसी फिल्म की लेजर ट्रैप से भाग रहा हो। उसी वक्त उसके सामने स्टेटस पैनल उभरता है जिसमें एक नई नोटिफिकेशन आती है। अब जब वो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं है तो उसकी हेल्थ रिकवर होनी शुरू हो गई है। ये पढ़कर क्विन ने राहत की सांस ली और थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसे अच्छा लगा जानकर कि सूरज का असर हमेशा के लिए नहीं है।
वार्डन, जो उसके बगल में बैठा था और एक जिज्ञासु गिलहरी की तरह सब देख रहा था, क्विन की तरफ घूरता है और पूछता है कि सब ठीक है, क्योंकि क्विन का चेहरा किसी ऐसे कॉलेज स्टूडेंट जैसा लग रहा था जिसने पूरी रात जाकर एग्जाम की तैयारी की हो। वार्डन उसे पानी की बोतल थमाता है और पीने को कहता है। क्विन झट से बोतल पकड़ता है और कहता है कि बस नींद ठीक से नहीं आई थी। पानी पीते हुए वो वार्डन का शुक्रिया अदा करता है। तभी फिर से स्टेटस पैनल। इस बार लिखा आता है, डेली मिशन 2 लीटर पानी पीना, प्रोग्रेस शुरू हुई। ये देखकर क्विन एकदम शॉर्ट सर्किट हो जाता है। एकदम कार्टून जैसे मोमेंट में वो पूरा पानी सामने थूक देता है, जैसे कोई खराब वाटर गन चल गई हो। जो बेचारा स्टूडेंट उसके सामने बैठा था, उसे अचानक बालों की फ्री शावर मिल जाती है। वो चिल्लाता है, शायद सोचता है कि बस में बारिश हो रही है। सार्जेंट चिल्लाहट सुनते ही आपे से बाहर हो जाता है। वो भीगे हुए स्टूडेंट पर चिल्लाने लगता है और उसे सामने बुला लेता है। बेचारा स्टूडेंट पीछे की ओर इशारा करता है, जैसे कोर्ट में किसी पर इल्जाम लगा रहा हो। और क्विन, वो बिल्कुल शांत गहरी सोच में डूबा हुआ बस की सीट को ऐसे देख रहा था जैसे उसने कभी पानी की बोतल देखी ही ना हो। इस बीच स्टेटस पैनल शांत हवा में तैरता रहता है और क्विन सोच में पड़ जाता है, ये सब नॉर्मल नहीं है। बाकी सबकी पावर्स किसी एक खास स्किल पर फोकस होती हैं। कोई बुक पढ़ता है और तुरंत ताकत मिल जाती है, लेकिन क्विन के केस में उसकी पावर्स के साथ मेन्यू, मिशन और पॉपअप्स आते हैं। ये सब किसी असली जिंदगी से ज्यादा वीडियो गेम जैसा लगता है, जैसे पैच नोट्स पढ़ रहा हो। हाँ, अब उसकी नजरें तेज हो गई हैं, लेकिन इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता कि उसकी असली एबिलिटी क्या है। जैसे किसी मिस्ट्री लूट बॉक्स को खोलकर एलियन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन मिल गए हो। वो वार्डन से पूछने ही वाला होता है कि उसे ये सब कितना अजीब लग रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी तरफ देखता है, पाता है कि वार्डन तो पहले ही खराटे मार रहा है। क्विन फिर बस के आगे की तरफ देखता है और उसे कुछ अजीब सा लगता है। सारे लोग बेहोश पड़े हैं, जैसे सपने पार्टी की हो और वहीं क्रैश कर गए हो। वो सिर खुजाता है, सोचता है कि आखिर कब सोने का टाइम अनाउंस हुआ था। तभी एक अजीब सी बदबू उसकी नाक में जाती है, जैसे जिम के सड़े हुए मोजे और केमिकल्स का मिक्स। उसी वक्त स्टेटस पैनल फिर उभरता है। हवा में कंटामिनेंट गैस पाई गई है। वो कुछ रिएक्ट कर पाता इससे पहले ही एक सोल्जर गलियारे में ऐसे चलता है जैसे वो उस बस का मालिक हो, और देर न करते हुए कपड़ा निकालता है जो उसी गैस में भीगा हुआ होता है और उसे क्विन के मुंह पर रख देता है, बिना किसी परमिशन के, जैसे बच्चे को सुला रहा हो। क्विन पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेटस पैनल शांत अंदाज में कहता है। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और सब काला हो जाता है। कई घंटे बाद क्विन की आंखें अचानक खुलती हैं। वार्डन उसके पास खड़ा होता है, ऐसे मुस्कुरा रहा होता है जैसे किसी स्पा से उठकर आया हो। क्विन इधर उधर देखता है और समझ जाता है कि अब वो बस में नहीं है, अब वो एक शानदार हॉल में है जहां 4 और स्टूडेंट्स भी हैं। वो वार्डन से पूछता है कि हम कहाँ हैं, और वार्डन कंधे उचकाकर कहता है कि शायद ये मिलिट्री एकेडमी है। हालांकि उसकी बात में भरोसा उतना ही है जितना किसी गिलहरी के स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन में। क्विन फिर चारों तरफ देखता है। उसके अलावा वहां 2 लड़कियां, एलिन और लेला, और एक लड़का, पीटर, मौजूद हैं। तभी हॉल के दरवाजे एकदम मूवी की तरह चरमराकर खुलते हैं और एक आदमी और एक औरत अंदर आते हैं। वो औरत, जेन, एक स्कूल टीचर जैसी प्रोफेशनल ड्रेस में होती है, लेकिन उसकी चाल में बॉस वाली एनर्जी साफ दिखती है। वो सीधा स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ती है। वहीं वो आदमी सबसे कहता है कि घबराओ मत, ये बस एक एंट्री लेवल टेस्ट है, अकेडमी ज्वाइन करने से पहले। वो सबको कहता है कि वहीं खड़े रहो, तब तक कुछ मत करो जब तक नाम नहीं पुकारा जाता। कुछ सेकंड बाद वो आदमी आवाज लगाता है, पीटर चक। क्विन थोड़ा हैरान होता है कि ये टेस्ट अचानक ऐसे कैसे शुरू हो गए, जैसे कोई पॉप क्विज हो। पीटर घबराते हुए आगे बढ़ता है। जैन बाकी सबको शांत रहने को कहती है और पीटर से उसका एबिलिटी पूछती है। पीटर कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है कि उसके पास अभी कोई पावर्स नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स ऐसे देखते हैं जैसे उसने कोई बम गिरा दिया हो। सबके चेहरे पर शॉक, लेकिन क्विन शांत रहता है। उसे अब महसूस होता है कि वो अकेला नहीं है इस नो सुपर पावर पार्टी में। जैन आराम से पीटर को कहती है कि कोई बात नहीं। उसके पास खड़ा आदमी एक रहस्यमयी किताब खोलता है जो अचानक चमकने और गूंजने लगती है जैसे कोई हाई लेवल लूट ड्रॉप हो। जैन फिर पीटर को इशारा करती है, समझाते हुए कि वो इस बुक की मदद से सुपर नेचुरल पावर ले सकता है। पीटर आगे बढ़ता है, किताब को ऐसे देखता है जैसे सोने की ईंट हो। वो पूछता है, ये सच में फ्री है? मुझे इससे पावर्स मिलेंगी? जैन मुस्कुराकर कहती है, हाँ, और अब तुम्हें लेवल 1 में रखा जाएगा। वो उसे कहती है कि खाली वक्त में इस बुक को पढ़ो और जब तैयार हो जाओ टेस्ट के लिए वापस आ जाना। पीटर का चेहरा ऐसे चमकने लगता है जैसे किसी ने उसे PS5 गिफ्ट कर दिया हो। वो थैंक्स कहता है और अचानक एक डिजिटल रिस्टबैंड उसकी कलाई पर उभरता है, स्लिक और बिल्कुल साईफाई स्टाइल में। फिर धीरे धीरे बाकी सबके हाथों में भी ऐसे ही बैंड्स आ जाते हैं। क्वीन अपने बैंड को ऐसे देखता है जैसे वो किसी सीरियल बॉक्स से निकला हो। पास में बैठी लेला उसे देखकर मुस्कुराती है और कहती है,
नॉर्मल है। वो बताती है कि इसमें उनका सारा डेटा स्टोर होता है और ये जिंदगी को आसान बनाता है, मतलब मिलिट्री स्टाइल स्मार्ट वॉच जिसमें प्राइवेसी का नामो निशान नहीं। तभी जेन कहती है, क्विन टैलिन। क्विन बिल्कुल शांत भाव से आगे बढ़ता है। जेन उससे पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई एबिलिटी है? क्विन साफ साफ जवाब देता है, नहीं। जैसे पीटर, कोई डर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस सच्चाई। जेन भी वही सांत्वना देती है और उसके पास खड़ा आदमी फिर से वो चमकती किताब एक्टिवेट करता है जैसे कोई देवता बुलाने वाला हो। क्विन किताब उठाता है, लेकिन तभी स्टेटस पैनल सामने आता है। ठंडी बेरहमी से लिखा होता है, आप इस एबिलिटी को सीख नहीं सकते। क्विन एक पल के लिए रुकता है। घबराने की बजाय वो सोचता है, बाकी सब एक ही एबिलिटी सीख सकते हैं, और अगर वो ये नहीं सीख सकता तो शायद उसके पास पहले से ही कोई एबिलिटी है। उसी पल पैनल उसे एक साइड क्वेस्ट देता है, एक्सचेंज बुक फॉर 10 EXP। क्विन के मन में आता है कि ट्राई करे, लेकिन वो जानता है कि अगर उसने बुक वापस की तो सवालों की झड़ी लग जाएगी, जैसे कोई टीवी सीरियल में प्लॉट होल खुल गया हो। जैसे ही जेन अगला नाम लेने लगती है, क्विन अचानक बोल उठता है। वो अपना हाथ उठाता है और कहता है, मुझे ये किताब नहीं चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, सब हैरान उलझे हुए, जैसे किसी ने अचानक रिकॉर्ड स्क्रैच कर दिया हो। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा जवाब आएगा। बाकी स्टूडेंट्स जहां कंफ्यूज हो रहे थे, वहीं जेन पूरी तरह शांत और कंपोज रहती है। वो कामली पूछती है कि क्या क्विन वाकई में बुक लेने से मना करना चाहता है, और चेतावनी देती है कि अगर उसने ये मौका छोड़ दिया तो बाद में उसे सब कुछ खुद ही हैंडल करना होगा। लेकिन क्विन भी बिल्कुल रिलैक्स्ड रहता है और बुक वापस देते हुए कहता है कि उसे पूरा भरोसा है कि वो अकेले मैनेज कर सकता है। जेन ये सुनकर अपने असिस्टेंट की तरफ हल्की सी नजर डालती है और फिर बाकी सबको बोलती है कि थोड़ा इंतजार करें, उसे एक अनयूजुअल केस रिपोर्ट करना है। वो सीधे हायर अप से कांटेक्ट करती है और पूरा मामला एक्सप्लेन करती है। दूसरी तरफ से एक शांत आवाज पूछती है कि क्या क्विन प्योर ब्लड फैक्शन से है। जेन साफ मना करती है, कहती है कि उसके रिकॉर्ड्स में ना कोई बीस्ट आर्मर है, ना फ्लैशी पावर्स, बेसिकली कुछ भी खास नहीं। थोड़े पॉज के बाद हायर अप कहता है कि फिर भी क्विन की पोटेंशियल टेस्ट करो। अगर वो बस एक नॉर्मल लड़का है तो ये दुनिया खुद ही उसे रियलिटी दिखा देगी। जिन बिना किसी ऑब्जेक्शन के अग्री करती है और फिर क्विन की तरफ देखकर ट्रेनिंग एरिया की ओर इशारा करती है। अब जब उसने बुक रिजेक्ट कर दी है तो सीधे टेस्ट शुरू होगा, ना कोई वार्म अप, ना चीट कोड्स। बाहर पहुंचते ही जेन एक तरफ हटकर क्विन को बोलती है कि सामने खड़े 3 बोट्स को डिस्ट्रॉय करे, लेकिन क्विन का शरीर पहले ही जवाब दे चुका होता है। टांगें कांप रही हैं, नजरों के आगे धुंध और एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म। फिर भी वो खुद को संभालता है क्योंकि उसके पास ट्राई करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है और पंचेस मारना शुरू करता है, जेन ऑलमोस्ट शॉक में आ जाती है। उसके पंचेस इतने कमजोर होते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई गीली नूडल से फाइट कर रहा हो। कुछ ऑकवर्ड सेकंड्स के बाद किसी तरह वो तीनों बॉट्स को गिरा देता है और वहीं खड़ा रहता है, ऐसे जैसे मैराथन भागकर आया हो। जेन बिना ज्यादा रिएक्शन दिए अनाउंस करती है कि क्विन की पावर लेवल 1 पर रैंक करती है। वो अपने डिजिटल रिस्पैंड को चेक करता है और वही सच लिखा है, लेवल 01 पॉइंट, टोटल बिगिनर स्टेटस। जैसे ही वो वापस शेड में आता है, उसे महसूस होता है कि सनलाइट कितनी बुरी तरह उसके स्टैट्स को अफेक्ट करती है। ये पूरा सनबर्न वंपायर वाला लाइफस्टाइल अब उसे सीरियसली परेशान कर रहा है। उसी समय जेन लेला का नाम पुकारती है। वोर्डन जो क्विन के पास खड़ा है, उसे पानी की बोतल देते हुए कहता है कि ज्यादा टेंशन मत ले, उसके पास 2 साल हैं अपग्रेड करने के लिए। क्विन पानी को डेजर्ट से निकल कर आए इंसान की तरह गल्प करता है। इसी बीच जेन कैजुअली लेला से उसकी एबिलिटी के बारे में पूछती है। लेला बताती है कि उसकी एक साइकिक एबिलिटी है। ये सुनकर वोडन थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, कहता है कि उसे लगा था लेला प्योर ब्लड है। क्विन का क्यूरियोसिटी बढ़ता है और वो वोडन से पूछता है कि प्योर ब्लड का मतलब क्या है। वोडन एक्सप्लेन करता है कि प्योर ब्लड्स वो लोग होते हैं जो सुपरनैचुरल पावर्स को स्ट्रांगली अपोज करते हैं। उनके हिसाब से ये फ्लैशी पावर्स और उन पर दुनिया की ऑब्सेशन एक खराब सोच है। वोडेन आगे कहता है कि प्योर ब्लड्स अपना फोकस बॉडी ट्रेनिंग और बीस्ट आर्मर वेपन्स पर रखते हैं ताकि दाल की रेस से फाइट कर सके बिना किसी फैंसी पावर के। ये सुनकर क्विन लेला की तरफ देखता है और समझ जाता है कि शायद उसकी बीस्ट बोन बो और एरो को देखकर ही वोडेन ने उसे प्योर ब्लड समझा था। टेस्ट खत्म होने पर जेन अनाउंस करती है कि लेला एक लेवल 2 एबिलिटी यूजर है। लेला थोड़ा शॉक्ड होती है और कहती है कि उसे स्कूल में लेवल 3 मार्क किया गया था। जेन बिल्कुल काम रहती है और एक्सप्लेन करती है कि हाँ, उसकी आर्चरी स्किल्स JX4X लेवल की हैं, लेकिन उसका एक टारगेट सिर्फ स्ट्रेंथ लेवल 8 से तोड़ा गया था, इसलिए अभी उसे लेवल 2 ही मिलेगा। लेला थोड़ी नाराज लगती है, लेकिन जेन अगला नाम पुकारती है, आइलीन। जैसे ही आइलीन आगे बढ़ती है, वोडेन उसके शोल्डर टैप करता है और मजाक में कहता है कि लकी है जो उसे आखिर में टेस्ट देना है। लेकिन आइलीन बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं होती। वो गुस्से में वोडेन को कहती है कि अपना हाथ दूर रखो। वोडेन कुछ कह पाता
इससे पहले ही आइलीन अपनी आइस एबिलिटी से उसका हाथ फ्रीज कर देती है और चेतावनी देती है कि अगली बार सिर्फ ठंडी हथेली लेकर नहीं जाएगा। आइलीन जैसे ही टेस्ट पोजीशन पर पहुंचती है और शुरू करती है, सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। जेन जेन्युइनली इम्प्रेस्ड होती है। अब वो समझ चुकी है कि आइलीन सिर्फ स्ट्रांग नहीं है बल्कि एक टोटल बॉस है। आइलीन टेस्ट को रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट करती है और जेन अनाउंस करती है कि वो लेवल 5 यूजर है। पीटर और क्विन वहीं बैठे रह जाते हैं, ऐसे जैसे उन्होंने कोई यूनिकॉर्न को बैकफ्लिप करते देख लिया हो। और फिर आता है आखिरी नाम, वोडेन फेंग। वोडेन पूरी तरह एक्साइटेड हो जाता है, अपनी हथेली पर पंच मारते हुए एनिमे स्टाइल में प्राउडली बोलता है, अब मेरी बारी है। जैसे ही वोडन ने बॉट्स को तोड़ना फोड़ना शुरू किया, सब वहीं थम गए, यहाँ तक कि क्विन भी, जिसे ये समझ में आ गया कि वोडन की एबिलिटी भी आइलिन जैसी ही है। कुछ ही पलों में जब वोडन ने उन तीनों बॉट्स की धज्जियां उड़ा दी, जेन काफी एक्साइटेड लग रही थी और खुशी से अनाउंस करती है कि 5 में से 2 लेवल 5 एबिलिटी यूजर्स मिलना वाकई में बहुत बड़ी बात है। उधर वोडन बड़े ही कॉन्फिडेंट अंदाज में चलकर क्विन के पास आता है, पूरा खुद में खोया हुआ, और थोड़ा फ्लेक्स करने की कोशिश करता है। लेकिन क्विन कैजुअली पूछता है, क्या तुम सच में किसी को छूकर उसकी पावर कॉपी कर सकते हो? ये सवाल वोडन के लिए जैसे कोई अचानक आया मैथ्स टेस्ट हो। वो मानता है कि उसका इरादा था ये ट्रिक और लंबा चलाने का, लेकिन क्विन ने उसकी पोल खोल दी, वो भी साफ साफ। जब वोडन पूछता है कि उसे कैसे पता चला, तो क्विन कहता है कि यह बहुत ही सिंपल था। वो याद करता है कि जब उन्होंने हैंडशेक किया था तब वोडन थोड़े कंफ्यूज दिखे थे, क्योंकि वो क्विन की एबिलिटी कॉपी नहीं कर पाया था। और जब आइलीन ने अपनी आइस पावर्स इस्तेमाल की, तब भी वोडन साफ तौर पर हैरान लग रहा था। इन सब बातों को जोड़कर एक ही कंक्लूजन निकलता है, वोडन किसी को छूकर उसकी पावर कॉपी करता है। ये सब सुनकर वोडन दंग रह जाता है और क्विन की तारीफ करता है, कहता है कि उसके पास तेज दिमाग है और उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स तो एकदम निंजा लेवल की हैं, वो भी बिना किसी फ्लैशी पावर के। क्विन हल्की मुस्कान देता है, लेकिन अंदर से वो उसी हैंडशेक वाले पल के बारे में सोच रहा होता है, जब वोडन उसकी कोई भी एबिलिटी कॉपी नहीं कर पाया था। ये अजीब सी याद उसके मन में अटक जाती है और उसे सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर उसके अंदर चल क्या रहा है, उसकी असली एबिलिटी है क्या। उसी वक्त आइलिन पास आती है और कूल अंदाज में पूछती है, क्या तुम नेटिव एबिलिटी यूजर हो? ऐसे लोग होते हैं जो बॉर्न विद पावर्स होते हैं, और कहा जाता है कि आज की जितनी भी स्किल बुक्स हैं वो इन्हीं से इंस्पायर्ड है। लेकिन वार्डन सीधे जवाब देने के बजाय बस मुस्कराता है और कहता है, अगर तुम सही गेस करोगी तो रिवार्ड मिलेगा। आइलीन को रिडल्स का कोई मूड नहीं होता, वो अपनी आंखें घुमाती है और ऐसे चली जाती है जैसे कोई क्वीन बोरिंग ग्रुप चैट छोड़ रही हो। पर फिर जेन सबको एक जगह इकट्ठा करती है और सुपर फैंसी लिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए अनाउंस करती है, टेस्ट खत्म हुआ, अब मिलिट्री एकेडमी के लिए निकलते हैं। लिफ्ट में चढ़ते ही जब सभी मिलिट्री एकेडमी पहुंचते हैं, क्विन चारों तरफ देखकर हैरान रह जाता है। पूरी जगह एकदम ग्रैंड लग रही थी, जैसे हॉगवर्ट्स को मॉडर्न मेकओवर दे दिया गया हो। कुछ ही देर में वो कैंपस के अंदर पहुंचते हैं और देखते हैं कि पहले से ही कई और स्टूडेंट्स वहां मौजूद हैं। पीटर और क्विन क्राउड में कान लगाए बातें सुनते हैं और एक ब्रूटल सच समझ जाते हैं, इतने सारे सुपर पावर्ड लोगों में वही 2 हैं जो अभी भी सिर्फ लेवल 1 पर अटके हुए हैं। 1 मिनट बाद ये बात और भी साफ हो जाती है। सब कूल किड्स जैसे लेवल 4 और ऊपर वाले स्टूडेंट्स रेली और आइलिन समेत के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पीटर और क्विन को पूरी तरह इग्नोर किया जा रहा है, जैसे वो इनविजिबल एनपीसीज हों। तभी एक टीचर अंदर आता है, नाम है डेल, एकदम ड्रिल सार्जेंट वाला अथॉरिटी वाइब लेकर। वो सबको चुप कराता है और लड़कों लड़कियों को अलग अलग लाइन में खड़ा होने को कहता है। जब लाइन लग जाती है तो वो स्टूडेंट्स को एक एक करके बुलाता है, उन्हें डॉर्म रूम नंबर्स देता है और कहता है कि अपना सामान लेकर डॉर्म्स की तरफ निकल जाओ। कुछ देर बाद पीटर अपने डॉर्म नंबर की बॉल निकालता है और पैनिक्ड हो जाता है। उसका नंबर है 23। लेकिन तभी मुसीबत आ जाती है जब एक और लड़का, जिसे नंबर 23 मिला है, ये सुन लेता है और चौंक जाता है कि उसे अब एक लेवल 1 रूममेट मिलेगा। वो लड़का चुपचाप निंजा स्टाइल में क्विन के पास जाता है और पूछता है कि उसका डॉर्म नंबर क्या है। फिर बिना समय गंवाए नंबर 12 की बॉल उससे चुपके से स्वैप कर लेता है और ओलंपिक्स वाले स्पीड में वहां से भाग जाता है। पीटर वहीं खड़ा रह जाता है, ऑलमोस्ट रोने की हालत में, रियलाइजिंग कि कोई भी बॉटम टियर रूममेट नहीं चाहता। लेकिन क्विन उसे अस्योर करता है, हम दोनों एक ही सिचुएशन में हैं, दोनों लेवल 1 से हैं और मुझे तुम्हारे साथ रूम शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वोडेन मजे से आता है और अनाउंस करता है कि उसे नंबर 23 मिला है। जब वो पीटर और क्विन से उनके नंबर्स पूछता है तो पीटर एकदम एक्साइटेड हो जाता है, हमें भी 23 मिला। वोडेन दोनों को एक बड़े ग्रुप हग में खींच लेता है और कहता है, हमारी तो किस्मत ही कमाल की है, साथ में मस्त टाइम बिताएंगे। उधर फील्ड के दूसरी तरफ एक लड़का अपने दोस्त को बताता है कि कोई उसकी डॉर्म नंबर बॉल चुरा ले गया। उसका दोस्त अपनी उंगलियां क्रैक करता है, रेडी होता है एक्शन के लिए और कहता है, चल वापस लेते हैं। लेकिन वो लड़का थोड़ा डरते हुए बोलता है, जिसने स्वैप किया है वो लेवल 5 यूजर है,
दूसरी तरफ वार्डन एकदम सेटिस्फाइड दिख रहा होता है, पीटर और क्विन के साथ मजे से चिल करता हुआ। असल में उसने जानबूझकर नंबर स्विच किए थे ताकि वो उन्हीं के साथ रह सके। वार्डन किसी तरह पीटर और क्विन को लेकर आराम से डॉर्म रूम तक पहुंच जाता है। जैसे ही तीनों वहां पहुंचते हैं, अपना सामान इधर उधर फेंकते हैं और थोड़ा सेट होते हैं। वार्डन पीटर की ओर देखता है और कैजुअली पूछता है, चल कुछ मजेदार करने चलते हैं, वैसे भी आज का बाकी दिन फ्री है। लेकिन पीटर पहले से ही उस शानदार पावर बुक में डूबा होता है जो उसे ऑफिशियल से मिली थी, तो वो झट से मना कर देता है। उसका प्लान है पहले अपना सामान अच्छे से सेट करना और फिर उस नई स्किल बुक को पढ़ना शुरू करना। जब पीटर ने उसके प्लान को सीधे रिजेक्ट कर दिया तो वार्डन क्विन की तरफ मुड़ता है और उसी सवाल के साथ उसे देखता है। क्विन एक सेकंड रुकता है, फिर धीरे से सिर हिलाता है और कहता है कि उसे लाइब्रेरी देखनी है। लेकिन वो जो असली बात नहीं कहता वो ये है, उसे अपनी अजीब सी एबिलिटी के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है और उसे उम्मीद है कि लाइब्रेरी में उसे इससे जुड़ी कोई जानकारी मिल जाएगी। वार्डन बच्चा बनकर खुश हो जाता है, जैसे किसी ने उसे ट्रॉफी थमा दी हो। वो मान जाता है और कहता है कि उसे भी किताब पढ़े जमाना हो गया है, तो ये एक अच्छा बहाना है फिर से पढ़ाई छूने का। कुछ देर बाद दोनों लाइब्रेरी में पहुंचते हैं और क्विन अंदर जाते ही चौंक जाता है। वहां उम्मीद से कहीं ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर और आगे बढ़ता है, एक अजीब बात नोटिस करता है। सबकी लिप्स तो मूव कर रही हैं, लेकिन कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे बिल्डिंग पर म्यूट बटन लगा दिया हो। एक टेबल के पास पहुंचकर वार्डन एक अजीब से दिखने वाले डिवाइस की ओर इशारा करता है और मजाक करता है कि क्योंकि तू पब्लिक स्कूल गया था इसलिए तुझे शायद ये चीज समझ नहीं आएगी। फिर वो समझाता है कि इस डिवाइस को टच करते ही एक साउंड प्रूफ स्पेस एक्टिवेट हो जाता है, जिसमें लोग आराम से गॉसिप, विस्पर या सीक्रेट बातें कर सकते हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के। वार्डन उसे छूता है और क्विन पहली बार इसे काम करते हुए देखता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, जैसे कोई जादू देख रहा हो। वो मानता है कि ये पहली बार है जब उसने ऐसा कुछ देखा है। जैसे ही दोनों बैठते हैं, वार्डन क्विन की किताबों के ढेर की ओर देखता है। क्विन के पास मानो पूरी लाइब्रेरी का स्टॉक रखा हो। जिज्ञासा से पूछता है कि वो गहरी रिसर्च कर रहा है या फिर अंदर से एकदम बुकवॉर्म है। क्विन शांति से कहता है कि उसने स्कूल की फ्री स्किल बुक नहीं ली थी, इसलिए अब वो खुद एक्सप्लोर करना चाहता है कि आखिर बाहर कैसी कैसी दमदार एबिलिटीज हैं। उसका प्लान है ऐसा पावर ढूंढना जो उसके लिए परफेक्ट फिट हो, जैसे सुपर हीरो बूफे से अपने लिए सही फ्लेवर चुनना। ये सुनकर वार्डन हंस पड़ता है और कहता है कि उसने तो सोचा था क्वीन भी उन अमीर प्योर ब्लड्स की टीम ज्वाइन करना चाहता होगा, लेकिन अब लग रहा है कि उसने बस गवर्नमेंट का पालतू कुत्ता बनने से इनकार कर दिया। ये सुनकर क्वीन वो पूछता है, मिलिट्री डॉग मतलब? वार्डन उसे ऐसे देखता है जैसे उसने पूछा हो, क्या चांद सच में चीज का बना होता है? वो पूछता है, तू सच में नहीं जानता इसका मतलब? क्या तुझे लगता है मिलिट्री फ्री में स्किल बुक्स बांट रही है सिर्फ दया में? फिर वार्डन सच्चाई बता देता है, जिसने भी मिलिट्री से फ्री स्किल बुक ली है उसने एक अनकहा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। बाद में उन लोगों को ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। यहाँ जाओ, वो करो, लुढ़को, 2 बार भौंको, जैसे ट्रेन्ड पालतू जानवर। क्विन ये सुनकर अंदर से हिल जाता है। उसे अचानक एहसास होता है कि पीटर, जो अपनी स्किल बुक पाकर फूला नहीं समा रहा था, शायद आगे चलकर मिलिट्री का आदेश मानने वाला पपेट बन जाए। वो सोचने लगता है कि क्या पीटर को पता भी है कि उसने क्या ले लिया है, लेकिन इस पर ज्यादा सोचने के बजाय क्विन अपने असली मकसद पर वापस आता है और वार्डन से पूछता है, क्या कभी किसी ऐसी एबिलिटी के बारे में सुना है जो सूरज की रोशनी में कमजोर पड़ती हो? वार्डन उसे ऐसे देखता है जैसे उसने उससे क्वांटम फिजिक्स सॉल्व करने को कह दिया हो। कुछ सेकंड सोचकर वो हाथ उठा देता है और कहता है, ये तो एकदम पागलपन है। हो सकता है कुछ लोग अपनी एबिलिटी ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाते, और सीधे सीधे सूरज की रोशनी में कमजोरी, ये तो वैम्पायर वाली कहानी लगती है, इंसानों वाली नहीं। क्विन बस हंस देता है और मान जाता है जैसे ये सब सिर्फ थ्योरी है, जबकि वो जानता है कि वही सच है। कुछ घंटों बाद जब वो अपनी किताबों के ढेर को पलटकर खत्म कर लेता है, तो उसे समझ आता है कि कहीं भी उसकी एबिलिटी या सनलाइट वीकनेस का जिक्र नहीं है। वो ऊपर की मंजिल की ओर देखता है और सोचता है कि शायद वहां कुछ मिल जाए। नीचे वार्डन टेबल पर सोया होता है जैसे कोई आलसी पांडा। क्वीन ऊपर जाता है और बुक शेल्फ्स देखने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो कुछ किताबें पलटता है, उसे समझ आता है कि ज्यादातर फैंटेसी स्टोरीज हैं, असली स्किल्स की जानकारी नहीं। वो एक बुक बंद करता है जिसमें एक लाल ड्रैगन इंसान बनकर रीइंकारनेट हुआ था। मजेदार पर बेकार। डिनर टाइम करीब होता है, लेकिन क्विन सोचता है कि चलो एक आखिरी बुक देख लेता हूँ। वो एक वैम्पायर पर किताब उठाता है और पढ़ना शुरू करता है। तभी उसे पता चलता है कि वैम्पायर्स की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तलवारबाजी, हिप्नोसिस और दूसरी चीजें। कुछ पन्ने पलटने के बाद वो बुक वापस रख देता है। उसे समझ आता है कि सिर्फ एक ही बात उसमें और उसमें कॉमन है,
उनकी पावर्स भी सूरज की रोशनी में कमजोर पड़ती है। जैसे ही वो बुक वापस रखता है, उसके स्टेटस पैनल पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। उसे सिस्टम की बेहतर समझ मिलने के चलते 10 एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। ये देखकर क्विन चौंक जाता है। अब वो सोचने लगता है, क्या उसकी एबिलिटी असल में कोई सीक्रेट वैम्पायर पावर है। इसी दौरान कुछ घंटे की नींद के बाद वार्डन उठता है, एक बिल्ली की तरह स्ट्रेच करता है और देखता है कि क्विन आसपास नहीं है। वो सिर खुजाता है और सोचता है, क्या वो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चला गया। उधर क्विन अभी भी वैम्पायर बुक्स में डूबा होता है और हर नया पन्ना कोई ना कोई झटका दे रहा होता है। कुछ ही देर बाद एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। उसने एक ऑप्शनल टास्क अनलॉक कर लिया है। क्विन कुछ सेकंड तक स्क्रीन घूरता है और फिर एक्सेप्ट दबा देता है। जैसे ही वो कंफर्म करता है, उसे टास्क मिलता है एक इंसान का खून पीना। ये देखकर क्विन पूरी तरह घबरा जाता है। वो स्क्रीन को ऐसे घूरता है जैसे उसमें उसकी माँ की बेइज्जती लिखी हो। वो सोचता है, क्या उसे सच में ड्रैकुला बनना पड़ेगा ये टास्क पूरा करने के लिए। क्या इसका मतलब है किसी को नुकसान पहुंचाना, या इससे भी बुरा। कुछ ही पल बाद क्विन लाइब्रेरी से बाहर निकलता है और अपने डॉम की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वो चलता है, सूरज की रोशनी सीधा उसके ऊपर पड़ती है, जैसे सूरज को उससे कोई दुश्मनी हो। उसी समय उसके सामने एक वार्निंग पॉपअप होती है, जिसमें लिखा होता है कि उसकी स्टैट्स 50% तक घट चुकी है। क्विन अपनी चाल धीमी कर देता है। मन ही मन सोचता है कि शायद वो भी जली हुई टोस्ट जैसा लग रहा होगा। उसे याद आता है कि सिस्टम ने नया टास्क दिया था, इंसानी खून पीने का। वो सोचता है कि शायद अगर उसने ये टास्क पूरा किया तो सिस्टम उसे कोई बढ़िया इनाम देगा। क्विन खुद से हंसता है और बड़बड़ाता है, वाह, अब मैं एक ऐसा वैम्पायर बन गया हूँ जो ठीक से धूप में भी नहीं चल सकता। अगला क्या, लहसुन से एलर्जी। वो धीरे धीरे चलता रहता है और उसे एहसास होता है कि सिस्टम उसे रोज कुछ सिंपल से टास्क करने पर 3 एक्सपीरियंस पॉइंट्स देता है। इसके अलावा वो एक और बात नोट करता है, चाहे धूप हल्की हो या तीखी, सूरज की कोई भी किरण उसके शरीर की ताकत को कम कर देती है। सिर्फ थोड़ी देर धूप में रहने से ही उसकी पावर आधी हो जाती है। क्विन अपने स्टैट्स खोलता है और कैलकुलेट करता है कि अगर वो ऐसे ही रोज टास्क करता रहा तो लेवल अप होने में उसे लगभग 3 हफ्ते लगेंगे। हालांकि ये प्रोसेस धीमा है, लेकिन उसे उम्मीद है कि एक न एक दिन वो जरूर लेवल अप करेगा। साथ ही वो सोचता है कि अगले लेवल पर पहुंचने के बाद शायद उसके अंदर कुछ बड़ा बदलाव आए। तभी आगे से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई लड़का माफी मांग रहा होता है। क्विन ऊपर देखता है तो देखता है कि पीटर नाम का स्टूडेंट किसी दूसरे लड़के से मार खा रहा है। पीटर बार बार माफी मांग रहा होता है और कहता है कि वो जानबूझकर नहीं टकराया। जब क्विन थोड़ा और पास जाता है तो उसे यकीन हो जाता है कि वो वाकई पीटर ही है। वो लड़का पीटर को मारते हुए कहता है कि सिर्फ माफी से बात नहीं बनेगी। क्विन उस लड़के की कलाई पर बंधे बैंड को देखता है और पता चलता है कि वो लेवल 2 यूजर है। वो लड़का पीटर से डैमेज का हर्जाना मांगता है, लेकिन पीटर धीरे से कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। ये सुनते ही वो लड़का और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और धमकी देता है कि अगर पैसा नहीं है तो फिर से मार पड़ेगी। क्विन को गुस्सा आने लगता है। उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो सिर्फ कमजोर लोगों पर धौंस जमाते हैं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो बड़ी ही शांति से उनके पास जाता है और जानबूझकर लड़खड़ाते हुए उस लेवल 2 वाले लड़के से टकरा जाता है। वो लड़का नीचे गिर जाता है और गुस्से में बोलता है, आंखें बंद करके चल रहा है क्या। लेकिन क्विन कूल रहते हुए माफी मांगता है और कहता है, मुझे सीधी जमीन पर गिरने की अजीब आदत है। पीटर हैरान होकर क्विन को देखता है और सोचता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उस लेवल 2 वाले लड़के की नजरें हैं अब क्विन पर टिक जाती हैं। वो उसे घूरते हुए कहता है, एक और कचरा सामने आ गया। वो जानबूझकर क्विन को नीचा दिखाता है क्योंकि वो भी लेवल 1 है जैसे पीटर। फिर वो उंगली चटकाते हुए बोलता है कि अगर क्विन झंझट नहीं चाहता तो कुछ पैसे दे दे। क्विन उसकी बातों पर हंस पड़ता है। वो सोचता है कि उसने अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया है और पहले ही दिन ऐसे जोकर से सामना हो गया। उसे लगा था कि ऐसे लोगों से 2-4 दिन बाद टकराएगा, लेकिन वेलकम पार्टी में ही ये मिल गया। वो मन में सोचता है कि ये लड़का उन्हीं में से है जो सिर्फ कमजोरों पर धौंस जमाते हैं, लेकिन ताकतवरों के सामने रो देते हैं। फिर वो आदमी आगे बढ़ता है और पूछता है, अब तू क्या करेगा। तभी क्विन को सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है, दुश्मन की एबिलिटी एक्टिवेट हो चुकी है, तुम्हारा कॉम्बैट मोड ऑन किया जा रहा है। क्विन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि यह उसकी पहली फाइट है, लेकिन जल्द ही उसे एक्साइटमेंट होने लगती है। उसे एक और टास्क नोटिफिकेशन मिलता है, पहली फाइट में दुश्मन को हराओ और 50 एक्सपी पॉइंट्स कमाओ। क्विन अब और भी मोटिवेट हो जाता है। वो उस लड़के को खुलकर चैलेंज करता है और कहता है, चल शुरू कर। पीटर साइड में खड़ा होकर हैरानी से देखता है कि क्विन आखिर कर क्या रहा है। कहीं वो जानबूझकर मुसीबत में तो नहीं पड़ रहा। तभी वो लड़का अपनी एबिलिटी यूज करता है। उसके हाथ से जैसे पंजों में बदल जाते हैं और उसकी स्पीड काफी बढ़ जाती है। वो झट से क्विन की तरफ दौड़ता है। क्विन उसे चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसकी बांह पर चोट लग जाती है।
इसके बावजूद वो एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो लड़का कुछ मीटर पीछे जाकर गिरता है। अब वो लड़का चौंक जाता है। उसे लगता है कि शायद क्विन उतना कमजोर नहीं है जितना वो समझ रहा था। क्विन अपनी बांह को पकड़ता है और नोट करता है कि कॉम्बैट मोड उसकी नजदीकी लड़ाई की ताकत बढ़ा देता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वो लेवल 2 वाले से मुकाबला कर सकता है। उसे एक और बात याद आती है, वो लड़की जो उसने एंट्रेंस एग्जाम में देखी थी, जिसके पास सिर्फ 8 स्ट्रेंथ पॉइंट थे, लेकिन फिर भी उसे लेवल 2 दिया गया था। क्वीन अब समझ जाता है कि जब तक वो सूरज की रोशनी में नहीं होता, उसके सारे बेस स्टैट्स प्लस होते हैं, यानी असल में वो भी कम से कम लेवल 2 के बराबर है। वो खुद हंसता है, सोचता है कि सूरज उसे किसी गेम की तरह नर्व कर रहा है। अब उसे लगता है जैसे वो कोई सुपर हीरो है जिसे सूरज से कमजोरी हो जाती है। उसी जोश में वो फिर से उस लड़के की ओर दौड़ता है। वो भी पीछे नहीं हटता और टकरा जाता है। क्विन पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का बच जाता है और उसके कंधे पर पंजे से वार करता है। वो हंसते हुए कहता है कि शायद इसी वजह से क्विन अभी भी लेवल 1 है, क्योंकि उसमें स्पीड नहीं है। इसके बाद वो बार बार हमला करता है। पीटर दूर से देख रहा होता है और सोचता है कि क्विन का जीतना नामुमकिन है। तभी क्विन को सिस्टम अलर्ट मिलता है। ब्लड लॉस डिटेक्टेड, हेल्थ लो हो रही है। वो खुद को संभालता है और याद करता है कि सूरज डूबने वाला है। उसके सारे स्टैट्स वापस आने वाले हैं। जैसे ही सूरज डूबता है, क्विन के अंदर एनर्जी की लहर दौड़ जाती है। वो अगले हमले को आसानी से ब्लॉक कर लेता है। वो लड़का हैरान रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि क्विन अचानक इतना तेज और ताकतवर कैसे हो गया। क्विन उसे घूरते हुए कहता है, अब मेरी बारी है। वो लड़का घबरा जाता है और कहता है कि अब लड़ने की कोई जरूरत नहीं, बात करके सुलझा लेते हैं। लेकिन क्विन उसकी एक नहीं सुनता और पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है। लड़का कुछ भी समझने या बचने से पहले ही जमीन पर गिर जाता है। क्विन लगातार उसे पीटता है जब तक वो पूरी तरह बेहोश न हो जाए। पीटर वहीं खड़ा रह जाता है, दंग रहकर क्विन की ताकत को देखता है। क्विन उस लड़के को जमीन पर गिराकर अपने हाथों की तरफ देखता है और धीरे से हंसता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसके अंदर सच में एक वैम्पायर की ताकत है। तभी अचानक क्विन अपनी सिस्टम पैनल पर नजर डालता है और देखता है कि उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स 15 से बढ़कर 65 हो गए हैं, यानी पूरे 50 पॉइंट्स का बूस्ट। वो खुद को किसी प्रो ग्राइंडर जैसा महसूस करता है जो एनर्जी ड्रिंक्स पीकर नॉन स्टॉप एक्सपी फार्म कर रहा हो। उसी के साथ एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। एक नई स्किल अनलॉक हुई है, नाम है सर्वे, जो फिलहाल लेवल 1 पर है। क्विन के चेहरे पर खिली हुई मुस्कान आ जाती है, जैसे उसने किसी मिस्ट्री स्नैक पैक को खोला हो और उसमें हवा की बजाय असली चिप्स निकल आए हो। वो एकदम हाइप्ड है, एकदम एक्साइटेड, क्योंकि उसे ताज़ा स्किल मिली है। तभी सिस्टम बताता है कि उसका कॉम्बैट मोड अब ऑफ हो चुका है। इसी बीच पीटर उसके पास आता है और पूछता है कि जिससे उसने अभी अभी फाइट की थी, क्या वो अब भी जिंदा है। विन शांत रहते हुए जवाब देता है कि वो ऐसा इंसान नहीं है जो किसी की जान ले ले। उसने बस उस लड़के की इतनी धुनाई की कि वो दोबारा सामने आने की हिम्मत न करे। पीटर नॉकआउट पड़े लड़के की तरफ देखता है और मानता है कि क्विन ने उसे एकदम अचानक फाइट में इनवाइट कर दिया था, और वो भी तब जब वो बंदा लेवल 2 था। ये देखकर वो खुद डर गया था, लेकिन क्विन कुछ नहीं कहता। उसका फोकस अब सिर्फ अपनी नई स्किल सर्वी पर है। वो सोचता है कि क्या ये स्किल सामने वाले की कमजोरी दिखा सकती है। वो तुरंत पीटर पर स्किल ट्राई करता है। पीटर बोलता है कि उसका हाथ अभी भी ब्लीड कर रहा है और सजेस्ट करता है कि उन्हें इन्फर्मरी जाना चाहिए। क्विन देखता है कि ये स्किल सामने वाले का रेस, हेल्थ, ब्लड टाइप और एबिलिटी शो कर रही है। फिर वो इसे उस दूसरे लड़के पर यूज करता है और पता चलता है कि उसका नाम काइल है, हेल्थ लो है, ब्लड टाइप बी नेगेटिव है और उसकी एबिलिटी है ट्रांसफॉर्मेशन। हालांकि क्विन नोट करता है कि कुछ जानकारी अभी लॉक्ड है, वैसे वैसे वो बाकी डिटेल्स भी अनलॉक हो जाएंगी। फिर भी उसे इतनी जानकारी मिलना ही काफी संतोषजनक लगता है, खासकर तब जब उसे अब ब्लड टाइप की अहमियत पता है, क्योंकि अब वो एक वैम्पायर है। खड़े खड़े ही उसके दिमाग में एक अजीब ख्याल आता है, क्या अलग अलग ब्लड टाइप का टेस्ट भी अलग होता होगा। लेकिन फिर वो खुद को झटका देता है और सोचता है, मैं तो पूरी तरह वैम्पायर बन चुका हूं यार। तभी उसकी नजर सामने जमीन पर पड़े खून के पूल पर जाती है। उसके दिमाग में क्वेस्ट एक्टिवेट होने लगता है। पीटर फिर से बोलता है, तू ठीक है ना, चल निकलते हैं, कोई देख लेगा तो मुसीबत हो सकती है, खासकर कायल को। क्विन थोड़े अजीब से अंदाज में हामी भरता है और दोनों वहां से चल देते हैं। पीटर थोड़ा आगे चलता है, जबकि क्विन एक बार पीछे मुड़कर उस खून की ओर देखता है, जैसे किसी ने पिज्जा स्लाइस छोड़ दी हो और वो अब भी वहीं पड़ा हो। बाहर से शांत दिखने वाला क्विन अंदर ही अंदर पूरी तरह वैम्पायर मंची मोड में जा चुका होता है। कुछ मीटर चलने के बाद पीटर फिर पूछता है कि वो सच में ठीक है ना, कम से कम जख्म तो साफ करवा ले ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। क्विन कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ, ये बस सतही घाव है और ब्लीडिंग अब रुक चुकी है। लेकिन एक पल बाद ही वो रुक जाता है और अपने हाथ के जख्म की तरफ देखता है। पीटर भी रुकता है और पूछता है,
क्या हुआ? क्विन जल्दी से अपना हाथ छिपा लेता है और कहता है कि कुछ नहीं, लेकिन फिर खुद ही मान लेता है कि शायद उसे इन्फर्मरी चले जाना चाहिए। अगर जख्म इन्फेक्ट हो गया तो दिक्कत हो सकती है। वो पीटर से कहता है कि वो पहले डॉम चला जाए, वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। जैसे ही क्विन मुड़कर चला, पीटर रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि साथ चलते हैं। लेकिन क्विन मना करता है और कहता है कि वो अकेले मैनेज कर लेगा। फिर वो पीटर से पूछता है कि देख लेना वर्डन वापस आया है या नहीं, क्योंकि वो उसे लाइब्रेरी में छोड़कर आया था और तब से उनकी मुलाकात नहीं हुई। कुछ देर बाद क्विन उसी जगह पहुंचता है जहां उसकी कायल से फाइट हुई थी और इंसानी खून पीता है। इसके बाद उसके सारे घाव पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और उसकी हेल्थ भी फुल हो जाती है। उसी वक्त एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होता है, हंगर लेवल इंक्रीज्ड। क्विन उस मैसेज को पढ़ता है और हामी भरता है, सच में भूख अब जोर से लग रही है। उसे ये भी समझ आता है कि अब सिस्टम खाना देकर उसके शरीर को हील भी कर सकता है। वो उठता है और आसपास खाने का सोर्स ढूंढने लगता है। कुछ मिनटों की खोज के बाद उसे ट्रेनिंग ग्राउंड के एंट्रेंस के पास एक वेंडिंग मशीन दिखाई देती है। क्विन वेंडिंग मशीन से खाना निकालता है और मुंह में भरे हुए खाने के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में एंट्री करता है, एकदम उस स्क्विरल की तरह जो मिशन पर निकली हो। वो इधर उधर देखता है, कोई ढंग का ट्रेनिंग बोर्ड ढूंढते हुए, आधा खाना चबाता, आधा सोचता हुआ, जैसे अभी किसी को पंच मारेगा या फिर वहीं सो जाएगा। बीच का कोई ऑप्शन ही नहीं। उसी वक्त एरिना के अंदर एक लड़की पहले से ट्रेनिंग कर रही होती है। पानी का सिप लेते हुए वो सोचती है कि आज की ट्रेनिंग काफी हो गई है, अब कमरे लौट जाना चाहिए। लेकिन तभी उसकी नजर क्विन पर पड़ती है, वही लड़का जिसके पास ना कोई फ्लैशी पावर है और ना कोई फैंसी टाइटल। वो देखती है कि क्विन चारों ओर ऐसे देख रहा है जैसे कोई रास्ता भटक गया। वो सोचती है कि ऐसा क्या कारण है जो ये लड़का यहां आया है, जबकि इसके पास कोई खास एबिलिटी भी नहीं है। वो सोचती है कि क्या ये फिर से अपनी रॉ स्ट्रेंथ टेस्ट करने आया है। तभी वो देखती है कि क्विन बॉट्स के सामने खड़ा है। उसने अपनी जैकेट उतारी और जमीन पर कैजुअली फेंक दी। टेस्ट नॉर्मल डिफिकल्टी पर शुरू होता है और लड़की का क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ जाता है। उसे लगता है कि शायद क्विन अपनी पिछली परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं था और फिर से कोशिश कर रहा है। वो छिपकर चुपचाप देखने लगती है कि अब ये क्या करेगा। क्विन दौड़ता है और पहले ही बॉट को अपने 10 स्ट्रेंथ पॉइंट्स के साथ एक ही पंच में तबाह कर देता है। लड़की हैरान रह जाती है, लेवल 1 पर ही इतनी ताकत। उसके बाद क्विन अपनी फुर्ती से मूवमेंट रोकता है और बाकी 2 बॉट्स की ओर घूमता है। लड़की अब समझ जाती है, सिर्फ ताकत नहीं, इसमें एजिलिटी भी है। बॉट्स के पूरा घूमने से पहले ही क्विन तेजी से दौड़ता है और एक ही फास्ट किक से दोनों को डाउन कर देता है। टेस्ट खत्म होता है। सिस्टम उसकी एजिलिटी को 10 पॉइंट्स पर रेट करता है। लड़की की आंखें फटी रह जाती हैं। क्विन ने सारे टारगेट्स को तब तक हरा दिया जब तक उसकी जैकेट जमीन पर पूरी तरह गिरी भी नहीं थी। एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ में दौड़ जाती है। अब वो सोचती है, क्या क्विन अब तक अपनी असली ताकत छिपा रहा था? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? कहानी अगले दिन सुबह कॉलेज के रेस्टोरेंट से शुरू होती है और माहौल पूरी तरह से टॉक्सिक है। 2 लो लेवल प्लेयर्स एक खाली सीट देखते हैं और उस पर ऐसे दौड़ते हैं जैसे कोई ट्रेजर मिल गया हो। लेकिन जैसे ही वो अपने ट्रेज रखने ही वाले होते हैं, एक स्मग हाई लेवल प्लेयर अपना बैग उस कुर्सी पर फेंक देता है। बिना कुछ कहे ही ये साफ कर देता है कि अब ये सीट उसकी है। दोनों दोस्त कंफ्यूजन में एक दूसरे को देखते हैं, फिर चुपचाप हार मान लेते हैं। उनमें से एक ऑकवर्ड तरीके से बाहर जाकर खाने का सजेशन देता है और दूसरा तुरंत मान जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि हाई लेवल प्लेयर से पंगा लेना उनके बस की बात नहीं। उनके लिए बस ईट एंड डिलीट वाला सीन है। बाहर सीढ़ियों पर बैठा पीटर अपना खाना खा रहा होता है और उन दोनों को जाते हुए देखता है। उसे उनकी बातों का थोड़ा बहुत हिस्सा सुनाई देता है। एक लड़का कहता है कि हाई लेवल प्लेयर्स काफी डरावने लगते हैं और दूसरा जोड़ता है कि हाई लेवल मतलब हाई ईगो और वो ड्रामा से दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। ये सुनकर पीटर वर्डन और क्विन की ओर देखता है और सोचता है कि क्या वर्डन का उनके साथ बैठना ठीक है, क्योंकि ज्यादातर हाई लेवल प्लेयर्स अंदर बैठते हैं और लो लेवल प्लेयर्स को बाहर बैठना पड़ता है। क्विन, जो खुशी से अपना खाना चबा रहा होता है, पीटर की बात से सहमत होता है। वो कैजुअली कहता है कि वार्डन को शायद अब उनके साथ घूमने की जरूरत नहीं है और उसे अपने लेवल के लोगों से बॉन्ड बनाना चाहिए। ये सुनकर वार्डन का चेहरा सख्त हो जाता है। वो गुस्से से पीटर को घूरता है और कहता है कि ऐसी बकवास बंद करे। उसे ये हायरार्की वाला ड्रामा सबसे बेकार लगता है। उसके लिए इक्वालिटी मैटर करती है और वो साफ कहता है कि वो सब दोस्त हैं, इसीलिए उसे लो लेवल के लोगों के साथ बैठने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। वो हंसते हुए सबको कहता है कि चिल करो और खाना एंजॉय करो। वही लड़की जो पिछली बार ट्रेनिंग एरिना में चुपचाप क्विन को देख रही थी, दूर से फिर से उन्हें क्वाइटली ऑब्जर्व करती है, बिना कुछ बोले। थोड़ी देर बाद सब लोग थियोरेटिकल क्लास में होते हैं, जहां उनके टीचर डेल खड़े होकर यूजुअल मोटिवेशनल स्पीच दे रहे होते हैं। वो बताते हैं कि
ओरिजिनल एबिलिटीज का सेल्फिश शेयरिंग जैसा कुछ नहीं होता। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि आज की दुनिया में कोई नई पैटर्न्स नहीं आएंगी और भले ही अभी शांति है पर कभी भी फिर से युद्ध छिड़ सकता है। इसलिए वो अर्ज करते हैं कि स्टूडेंट्स मिलिट्री स्कूल में जी जान से ट्रेनिंग करें और अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को इम्प्रूव करें, क्योंकि लेवल ही उनकी वैल्यू को डिफाइन करता है। क्विन, जो वर्डन और पीटर के बगल में बैठा होता है, डेल की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा होता। उसकी नज़र वर्डन की तरफ जाती है और वो सोचता है कि वर्डन की एबिलिटी काफ़ी काम की है क्योंकि वो हाई लेवल पावर्स को डायरेक्टली कॉपी कर सकता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में सवाल आता है, क्या वर्डन उन कॉपीड पावर्स को इम्प्रूव भी कर सकता है? इस क्यूरियोसिटी में वो अपना एक्सप्लोरेशन स्किल एक्टिवेट करता है ताकि वर्डन की एबिलिटी देख सके। लेकिन स्क्रीन पर आता है एबिलिटी हिडन। वर्डन वहीं पीसफुली बैठा होता है, अनअवेयर कि क्विन चुपचाप उसके स्टैट्स चेक करने की कोशिश कर रहा है। क्विन को अब और कंफ्यूजन होता है, क्यों वर्डन की एबिलिटी छिपी हुई है, जैसे इसने स्किल्स के लिए कोई इनविजिबिलिटी क्लोक पहन रखी हो। टाइम में वेस्ट किए बिना वो कैजुअली वर्डन से पूछता है कि क्या वो अभी भी आयरीन की पावर यूज कर सकता है। वर्डन थोड़ा सरप्राइज्ड होता है लेकिन फिर क्विन की तारीफ करता है कि उसने उसकी एबिलिटी की एक फीचर पकड़ ली। वर्डन रिवील करता है कि अब वो आयरीन की एबिलिटी यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसकी कॉपी स्किल हर दिन रीसेट हो जाती है। जब तक वो आयरीन को फिर से टच नहीं करता उसकी पावर ऑफ लिमिट रहती है। फिर वो जम्हाई लेते हुए क्विन को थैंक यू बोलता है और कैजुअली पूछता है कि क्या क्विन या पीटर में से कोई उसे अपनी एबिलिटी टेस्ट के लिए दे सकता है। अभी तक उसने डिसाइड नहीं किया कि किसकी स्किल को कॉपी करना है। क्विन ऑकवर्ड हंसी के साथ माफी मांगता है और कहता है कि वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता। तभी क्विन का पेट जोर से गड़गड़ाता है। वर्डन उसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है और पूछता है कि क्या वो सच में अभी भी भूखा है, जबकि उसने कुछ देर पहले 2 लोगों जितना खाना खा लिया था। क्विन शीपिशली हंसता है और कहता है शायद खाना थोड़ी जल्दी डाइजेस्ट हो गया। उसे भी थोड़ा अजीब लगता है कि वो फिर से भूखा क्यों है। उसी वक्त एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसके सामने पॉपअप होता है, हंगर लेवल इंक्रीज्ड। ये पढ़ते ही क्विन को झटका लगता है। अंदर से वो पैनिक करता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका फूड बजट बर्बाद हो जाएगा। वो साइलेंटली भगवान से दुआ करता है कि उसका पेट थोड़ा कम ग्रीडी हो। जैसे ही क्लास खत्म होती है क्विन, पीटर और वार्डन साथ हॉलवे में चलते हैं। वार्डन कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है तो वो दोनों आगे बढ़ जाएं, वो बाद में कन्वीनियंस स्टोर में मिल जाएगा। क्विन और पीटर चल पड़ते हैं लेकिन थोड़ी दूर जाते ही कुछ स्टूडेंट्स की बातें सुनकर रुक जाते हैं। 3 लड़कों का ग्रुप होता है, काइल और उसके 2 दोस्त। उनमें से एक घबराया हुआ कहता है कि हफ्ता खत्म होने से पहले 50 पॉइंट्स अरेंज करने हैं क्योंकि रेले ने उतना डिमांड किया है। दूसरा लड़का भी नर्वसली अग्री करता है और कहता है कि वो पिटना नहीं चाहता। फिर वो काइल से उसकी राय पूछता है, लेकिन काइल, जो कल क्विन से पिट चुका होता है, चिड़चिड़ा होकर कहता है कि वो लोग उसे परेशान न करें, वो खुद पॉइंट्स अरेंज कर लेगा। साथ ही वो घमंड से कहता है कि जब वो खुद रेले के लेवल पर पहुंचेगा तो डबल वापस मांगेगा। तभी उसकी नजर क्वीन और पीटर पर पड़ती है और वो ठिठक जाता है। दूसरी तरफ पीटर घबरा जाता है और धीरे से कहता है कि काइल अपने पूरे गैंग के साथ वापस आ गया है, शायद बदला लेने के लिए। लेकिन क्वीन एकदम शांत रहता है, न डर न टेंशन। काइल के दोस्त एक्साइटेड हो जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि आज तो किस्मत खुल गई, 2 फेमस नूब्स मिल गए जो पूरे ग्रेड में इकलौते लेवल 1 प्लेयर्स हैं जिनके पास कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं है, मतलब वॉकिंग ट्यूटोरियल्स। लेकिन काइल चुप रहता है क्योंकि उसे पता होता है कि क्विन जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्विन अपने कूल अंदाज में पूछता है कि ये लोग हैं कौन जो उससे उसके पॉइंट्स मांग रहे हैं। काइल चुपचाप रहता है लेकिन उसके दोस्त जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी वार्डन टाइम पर एंट्री करता है। वो कैजुअली बोलता है कि उसके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्या चाहिए। फिर एक शातिर सी हंसी के साथ कहता है इंटरेस्ट बहुत ब्रूटल होगा, लेना है तो लो। जैसे ही सबको समझ आता है कि ये वार्डन है, लेवल 5 प्लेयर, सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। वो सब भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वार्डन उन्हें पकड़ लेता है और एकदम बॉस जैसी हंसी हंसता है। पूरा गैंग डर के मारे माफी मांगने लगता है, बोलते हैं कि बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तभी पीछे से एक आवाज आती है, कौन है जो मेरे छोटे भाइयों से उलझ रहा है। सब उस डायरेक्शन में देखते हैं और काइल का गैंग खुशी से चिल्ला उठता है जैसे उनकी जान बच गई हो। क्वीन भी देखता है, सामने रेले और उसका दोस्त मोमो खड़े हैं, लेकिन उन दोनों से एक अजीब सा खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है। क्वीन तुरंत अपने स्किल से मोमो के स्टैट्स चेक करता है लेकिन हर डेटा अनरिकॉग्नाइज्ड आता है। उसे शक होता है कि शायद उसके करंट स्किल्स हाई लेवल प्लेयर्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। वो अपनी घड़ी चेक करता है और शॉक हो जाता है, मोमो पहले ही लेवल 6 तक पहुंच चुका है। ये सब तभी हुआ जब मोमो ने अपनी आंखें बंद की जैसे कोई फिल्म का विलेन हो और बड़े ही ठंडे अंदाज में काइल और उसके गैंग को जाने का हुक्म दिया। पूरा स्क्वाड ऐसे गायब हुआ जैसे कॉलेज फेस्ट में फ्री खाना। जाते जाते सब मोमो को थैंक्स बोलते रहे कि उसने उन्हें उस लेवल 5 बॉस वार्डन से बचा लिया। दूसरी तरफ वार्डन हंसते हुए क्विन और पीटर के पास आया और बोला कि चलो अब खाना खाते हैं, बहुत हो गया।
पीटर ने सिर हिलाया और वार्डन ने उसे याद दिलाया कि जल्दी नहीं किया तो सारी फ्रंट रो डिशेज उसकी पेशेंस से पहले खत्म हो जाएंगी। लेकिन तभी मोमो ने उन्हें रुकने को कहा। वो जमीन को घूरते हुए बोला कि उसने जाने की इजाजत नहीं दी है। फिर वो नजरें उठाकर सीधा उनकी ओर देखता है और कहता है कि क्या अब वो उसे इग्नोर करने लगे हैं। उसे लगता है कि लो लेवल प्लेयर्स को अपने सीनियर्स के सामने थोड़ा सा तो बिहेवियर समझना चाहिए। ये सुनकर वार्डन ने भी तेज नजर से उसकी ओर देखा और पूछा कि क्या वो अभी भी बकवास कर रहा है। मोमो ने उसका पूरा नाम लेते हुए ठंडी आवाज में कहा, वर्डन फेंग, तू यहाँ 2 दिन से आया है और अभी से तेरी कहानियां घूम रही हैं। उसने कहा कि सब यही बात कर रहे हैं कि अकादमी का टॉप रैंक फ्रेशर लो लेवल लोगों के साथ घूमता है। वर्डन ने शांत अंदाज में कहा कि इसमें दिक्कत क्या है, क्या इस पर भी कोई रूल है। मोमो हंसा और बोला, रूल तो नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ बातें अनरिटन रूल्स से चलती हैं। फिर वो धीरे धीरे क्विन के पास आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला कि जब हाई लेवल प्लेयर्स जैसे वार्डन यूजलेस नबडीज जैसे क्विन को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं तो उनके जैसे लोग खुद को ज्यादा समझने लगते हैं। उसने कहा कि क्विन इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, जो सामने खड़े सीनियर को देखकर भी बेसिक रिस्पेक्ट नहीं दिखा पाया, पूरा मूड जैसे फाइनल बॉस वाला हो। लेकिन क्विन बिल्कुल शांत रहा, बिना कोई रिएक्शन दिए बस मोमो की ओर देखता रहा। मोमो आगे बोला कि इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रांग लोग ही बचते हैं, लेकिन कमजोर लोग बराबरी के सपने देखने लगते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई उनसे अच्छा बिहेव कर रहा है। वो जोर से हंसा और बोला कि अगली बैटल में जब वो ट्रैश जैसे क्विन को साफ करेगा तो उसे गिल्ट नहीं होगा। वार इज द बेस्ट, उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ये सुनते ही क्विन का चेहरा सख्त हो गया। उसके दिमाग में वही दिन घूम गया जब उसने अपने माता पिता को युद्ध में खोया था। उस मेमोरी ने उसकी मुट्ठियां कस दी और गुस्सा अंदर उबलने लगा। बिना एक शब्द बोले वो सीधा मोमो की ओर पंच करने भागा, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ पड़ता, रेले ने बीच में आकर अपना पावर एक्टिवेट कर दिया और उसका पंच आसानी से रोक लिया। रेले ने अपनी दूसरी हथेली में एनर्जी इकट्ठा की और सीधे क्विन के पेट में एक जोरदार वार किया। क्विन उछलता हुआ सीधा पेटर पर गिरा और दोनों नीचे जा गिरे, घायल और हक्के बक्के। रेले उनके ऊपर खड़ा हुआ और बोला कि लगता है क्विन की मेमोरी बहुत शॉर्ट है, उसे याद नहीं कि वो दोनों पहले भी एक ही स्कूल में थे और उसे पता होना चाहिए कि असली स्ट्रेंथ किसके पास है। मोमो ने फिर से हंसते हुए क्विन का मजाक उड़ाया, जैसे उसने अपने आप को कोई सुपर हीरो समझ लिया हो। पूरा सीन जैसे किसी विलन कट सीन जैसा था। लेकिन तभी वर्डन भी कूद पड़ा और बोला, तो क्या मेरे लिए भी तो यही सोचता है मोमो? वो बोला कि वो कोई साइड कैरेक्टर नहीं है, वो खुद लेवल 5 प्लेयर है। फिर उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मोमो पर पंच किया, लेकिन उससे पहले ही मोमो बिजली जैसी स्पीड में एक साइड हटा और वर्डन का हमला पूरी तरह खाली चला गया। ये देख वर्डन स्टन्ड रह गया। उसने फ्रस्ट्रेशन में क्विन और पीटर की तरफ देखा और कहा कि वो ये मानने से इनकार करता है कि मोमो सच में इतना स्ट्रांग है। क्विन धीरे से खड़ा हुआ और वर्डन से कहा कि अब रुक जाओ। उसे अच्छी तरह समझ आ गया था कि मोमो और रेले दोनों ही उनके लीग से काफी ऊपर हैं। जब वर्डन आर्ग्यू करने लगा तो क्विन ने सिर हिलाकर चुपचाप मान लिया कि उसने इम्पल्सिवली रिएक्ट किया। ऊपर से ये भी सच था कि वर्डन की एबिलिटी भी अभी काम नहीं कर रही थी। ऐसे में लड़ाई करना तो सीधा सुसाइड था। उधर मोमो मुड़कर चला गया और जाते जाते बोला कि आज तो उसका लड़ने का मूड नहीं था, इसे फ्रेंडली वार्निंग समझो। रेले ने भी एक ठंडी नजर उन पर डाली और मोमो ने जोड़ा, स्कूल में कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मिलिट्री तक डरती है। और फिर उसने आखिरी चेतावनी दी, अगर जिंदा रहना है तो कुछ ग्रुप से दूर ही रहो, नहीं तो एक दिन मरोगे और पता भी नहीं चलेगा कैसे। ये सुनते ही वर्डन का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन क्विन और पीटर बस चुपचाप खड़े रहे, ये जानते हुए कि अभी उनके पास कुछ भी नहीं जिससे वो जीत सके। उनके हाथ भले रेडी हों, लेकिन एक्सपी तो बहुत पीछे है। थोड़ी देर बाद तीनों एक शांत रूम में इकट्ठा हुए। पीटर ने सबसे पहले पूछा, जब उसने कहा कि मिलिट्री एकेडमी में किसी को परवाह नहीं होती, क्या होता है? क्विन ने सिर हिलाया और माना कि शायद ये सच है। वार्डन भी सहमत हुआ और बोला कि स्कूल इंटरफियर नहीं करता क्योंकि स्टूडेंट्स को आपस में लड़ने देना उनके लिए फायदेमंद होता है। उसने कहा कि इस ब्रूटल सिस्टम में कमजोर लोगों के पास स्ट्रांग बनने का एक ही रास्ता है, आर्मी ज्वाइन करना। क्विन ने ऐड किया कि प्लेयर्स के लिए इसमें एक फायदा भी है, उन्हें ज्यादा रिसोर्सेज और मिलिट्री ट्रेनिंग मिल सकती है। लेकिन फिर उसने गंभीर होकर कहा कि इसकी कीमत भी भारी है। जब भी मिलिट्री बुलाएगी उन्हें बिना सवाल बैटलफील्ड में जाना होगा। इतना कहने के बाद क्विन वर्डन की ओर मुड़ा और कहा, तू अब हमसे दूर ही रहे। ये सुनकर वर्डन चौंक गया। क्यों? उसने कहा कि उन्हें ब्लाइंडली ओबे करने की जरूरत नहीं, लेकिन क्विन का एक्सप्रेशन सीरियस था। उसने कहा कि उसे पता है वर्डन हेल्प करना चाहता है, लेकिन उसे यह भी समझना होगा कि कुछ ताकतें उनके कंट्रोल से बाहर होती हैं। उसने कहा कि जब भी वो हाई लेवल लोगों के बनाए रूल तोड़ते हैं तो हो सकता है कोई वर्डन से ना उलझे, लेकिन कांटे तो पीटर और क्विन की राह में पड़ते हैं। वर्डन फिर भी पीछे नहीं हटा। उसने कहा, मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूं। लेकिन तभी पीटर ने कामली बोला, तू अगर हमें सच में प्रोटेक्ट करना चाहता है तो दूर रह। वर्डन वही जम गया जैसे किसी ने उसका दिमाग अनप्लग कर दिया हो। उसका चेहरा एकदम शॉक में था। पीटर ने सोचा कि शायद वो बात मान जाएगा,
लेकिन हुआ उल्टा। वार्डन का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। पीटर ने चीजें संभालने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही वार्डन मुड़ा और बोला, तुम लोग यही चाहते हो ना? तो ठीक है, मैं दूर रहूंगा। वो गुस्से से बाहर चला गया। पीटर चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा और बोला कि शायद हमें वार्डन को समझाना चाहिए। लेकिन क्विन ने धीरे से कहा, नहीं, यही बेहतर है। उधर कोई नहीं जानता था कि पास के एक खंभे के पीछे रेले छिपकर उनकी पूरी बातचीत सुन रहा था। वहीं वार्डन अकेले गुस्से में चल रहा था, जैसे कोई ड्रामेटिक एनिमे कैरेक्टर हो। वो खुद से बोलता जा रहा था, लो लेवल वालों के साथ टाइम वेस्ट किया, लेकिन उन्हें क्या पता मैं क्या चाहता हूं। वो एक नकली मुस्कान देता है, अंदर से टूटता हुआ, और चुपचाप मान लेता है कि उसे कोई नहीं समझता, लेकिन हार नहीं मानता। अपनी मुट्ठियां कसता है और खुद से वादा करता है, अब मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं किसी को आसानी से जीतने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ रैली, जो पहले से ही किसी लो बजट ड्रामा के बजट विलन की तरह छिपकर इंतजार कर रहा था, आखिरकार अपनी चाल चलता है। वो अचानक से चार्ज करता है और एक क्लीन पंच से क्वीन को ऐसे उड़ाता है जैसे कोई पेपर प्लेन तूफान में उड़ रहा हो। पीटर घबराकर उसकी तरफ देखता है। क्वीन जमीन से टकराता है। क्वीन जैसे ही उठने की कोशिश करता है, रैली उसके हाथ से वॉच छीन लेता है और सीधा 17 पॉइंट्स उसके अकाउंट से ट्रांसफर कर लेता है। दोनों खुद को बुरा महसूस करते हैं और रैली ताना मारता है कि लो लेवल लोग पागल हैं, अगर ये सब कुछ पिटने के बाद मिला है। वो कहता है, अगली बार एफिशिएंट रहना, सबका टाइम वेस्ट मत करना। क्विन चुपचाप उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि सब कुछ बदलने के बाद भी कुछ नहीं बदला, जैसे पहले था जब उसके पास कोई वैम्पायर पावर्स नहीं थी। वो खुद से पूछता है कि क्या नतीजा अलग होता अगर वो बेहतर लड़ पाता, लेकिन फिर वो चुपचाप खड़ा होता है और मान लेता है कि हार तो हार ही होती है, चाहे जितनी भी रेजिस्टेंस क्यों ना हो। वो खुद को दिलासा देता है कि उसके पास अभी भी एएनए अकाउंट में कुछ पैसे बचे हैं, अगली बार बस कम पॉइंट्स लोड करेंगे। पीटर वो वॉच उठाकर देता है जो रेली ने फेंकी थी और कहता है कि हाँ, सिस्टम थोड़ा इरिटेटिंग है, लेकिन कम से कम अगर कोई दोबारा लूट पी ले तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। क्विन सिर हिलाकर सांस छोड़ता है और सोचता है कि ये बदकिस्मती कब खत्म होगी। तभी उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होता है। उसे पता चलता है कि कोई नया टास्क अनलॉक हुआ है। जैसे ही वो टास्क एक्सेप्ट करता है, एक नया नोटिफिकेशन ड्रामेटिक न्यूज एंकर की तरह ऐलान करता है कि उसका मिशन है रेली ब्लेड को हराना। वो उस छोटे वेम्पायर आइकन को देखता है जो टास्क के ऊपर तैर रहा होता है और लगता है जैसे वो भी क्विन से ज्यादा दुखी है। मगर मिशन रिवॉर्ड अच्छे हैं, 80 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, जो किसी जार में फंसे कीड़े के लिए जैकपॉट है। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टेकती। उसे जल्दी ही समझ आता है कि रैली को हराना मतलब चिल पिकनिक नहीं, ये तो स्कूल प्रिंसिपल से डिबेट लड़ने जैसा है। सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि रैली को हराना तो दूर, ठीक से खड़ा रहना भी टफ हो रहा है। तभी दूसरा नोटिफिकेशन आता है, हाई लेवल गैप की वजह से अगर वो मिशन पूरा करता है तो बोनस रिवॉर्ड भी मिलेगा। लेकिन फिर एक वार्निंग आती है, सनलाइट एक्सपोजर की वजह से उसके स्टैट्स 50% कम हो गए हैं। साथ ही एक और अलर्ट बताता है कि उसकी भूख फिर से बढ़ गई है। वो अपने स्टैट्स चेक करता है और सोचता है कि अगर वो सनलाइट से बच भी जाए तब भी रेली के साथ का गैप नहीं भर पाएगा। उसे समझ आता है कि अगर उसे रेली से बराबरी करनी है तो उसे जल्दी डेवलप करना होगा। कुछ देर बाद क्विन और पीटर अपने डॉर्म रूम पहुंचते हैं, जैसे किसी सर्वाइवल गेम से निकले हों। वर्डन पहले से ही बेड पर बैठा उनका इंतजार कर रहा होता है। दोनों थके हुए बस सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि वो वापस आ गए। पीटर को वर्डन की शक्ल देखकर कुछ अजीब लगता है। उसका चेहरा जैसे किसी मड रेसलिंग मैच के बाद का है, थोड़े ब्रूजेस, थोड़ी मिट्टी। जब पीटर पूछता है तो वर्डन मुस्कुराते हुए कहता है, चिंता मत करो, पहले उसे अच्छी धुलाई दी थी। फिर वो कैजुअली पूछता है कि उन्होंने अपनी फाइट जीती या नहीं। पीटर कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन क्विन हंसते हुए बीच में टपकता है और कहता है कुछ सीरियस नहीं हुआ। वो मजाक करता है कि उन्होंने एक लग्जूरियस मील लिया और खुद को मर्च में ट्रीट किया। वर्डन अलमारी के पास जाकर चिल करता है, मुस्कराकर कहता है, अच्छा किया, अगली बार मुझे भी साथ ले चलना। पीटर धीरे से क्विन के पास झुकता है और पूछता है कि क्या वो वर्डन को रेली वाली बात नहीं बताने वाला। क्विन धीरे से कहता है कि नहीं, उसे भूल जाना बेहतर है। वर्डन वो बात नहीं छोड़ेगा और वो नहीं चाहता कि वो स्ट्रेस ले। तभी क्विन का पेट जोर से गड़गड़ाता है। वर्डन चौंक कर देखता है। क्विन ऑकवर्डली हंसता है और कहता है, जितना फैंसी खाना होता है उतना छोटा पोर्शन भी तो भूख लगना नॉर्मल है। वो ये भी जोड़ता है कि उसकी डाइजेशन स्पीड लाइटनिंग जैसी है। वर्डन हंसता है और अपना स्मार्ट वॉच अनलॉक करता है। वो कहता है, चलो कुछ खाने चलते हैं नियर बाय स्टोर में। लेकिन वर्डन अचानक 10 पॉइंट्स क्विन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, जिससे क्विन चौंक जाता है, जैसे किसी ने एग्जाम हेल में उसे पिज्जा पकड़ा दिया हो। उसे थोड़ी शर्म महसूस होती है वो एक्सेप्ट करने में, लेकिन वार्डन उसे मना करता है।
कहता है ये सिर्फ उस दोपहर की माफी है। मानता है कि वो थोड़ा स्टबन हो सकता है, लेकिन चाहता है कि फ्यूचर में सब एडजस्ट करे। क्विन मुस्कुराता है और जेन्युइनली वार्डन को थैंक्स बोलता है। कुछ देर बाद क्विन कन्वीनियंस स्टोर में कुछ खाने की तलाश में शेल्फ स्कैन कर रहा होता है। तभी वो दो लड़कों की बात सुनता है। उनमें से एक कहता है कि वो पहले बहुत डर गया था और पूछता है कि क्या उसके दोस्त ने भी मोमो की आंखों में वो लुक देखा। दूसरा जल्दी से कहता है, धीरे बोल, कोई सुन लेगा। क्विन उन्हें पहचानता है। ये वही दो हैं जो दोपहर को कायल के साथ थे। वो ध्यान से सुनता है। उनमें से कहता है कि रेली ने कहा है पॉइंट्स जल्दी कलेक्ट करो, वरना वो उनकी मदद नहीं कर पाएगा। दूसरा अग्री करता है और कहता है कि कायल इतना डरपोक है कि कह रहा था वो खुद ही पैसे लेने जाएगा। फिर वो कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा और दूसरों से उधार भी नहीं लिया तो कोई साथ नहीं निभा पाएगा। तभी क्विन को एक नई सिस्टम नोटिफिकेशन मिलती है, डिफीट एनी ओपोनेंट का साइड मिशन। ये देखकर वो एक्साइटेड हो जाता है। वो सोचता है कायल के दोस्त इजी EXP स्नैक्स बन सकते हैं, लेकिन फिर सोचता है कि सीधा उन पर अटैक करना थोड़ा सस लगेगा। तभी उसकी नजर एक वुल्फ मास्क पर जाती है जो कन्वीनियंस स्टोर में टंगा होता है, और एक शानदार आइडिया उसके दिमाग में पॉपकॉर्न की तरह पॉप होता है। कुछ मिनट बाद कायल के दोस्त स्टोर के बाहर एक अम्यूजमेंट पार्क जैसे एरिया में घूम रहे होते हैं। किसी तरह दोनों अलग हो जाते हैं। क्विन एक को अकेले देखता है और उसे ट्रैक करने लगता है। लड़का अचानक कुछ महसूस करता है और डर जाता है। वो पलटकर पूछता है, कौन है? लेकिन क्विन शैडोज में गायब हो जाता है। लड़का घबराकर इधर उधर देखता है और चिल्लाता है, जो भी है मजाक मत कर। तभी क्विन खुद को रिवील करता है। अब उसके चेहरे पर वो वुल्फ मास्क होता है। लड़का कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। सोचता है शायद उसका दोस्त प्रैंक कर रहा है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है ये कोई जाना पहचाना नहीं है। डर के मारे लड़का चिल्ला उठता है और डर के मारे जमीन पर गिर पड़ता है। क्विन चुपचाप उसे देखता है और सोचता है ये तो बहुत ही डरपोक निकला। फिर वो इधर उधर देखता है, सोचता है दूसरा लड़का कहाँ गया। तभी दूसरा उसके पास आता है और पूछता है, तू है कौन? क्विन कुछ नहीं बोलता, बस एक ठंडी बिना एक्सप्रेशन वाली नजर से उसकी तरफ देखता है। उसे पता होता है कि ये परफेक्ट सेटअप है, कोई मदद नहीं आने वाली और ये बंदा अब पूरा उसका है।